कैसे हैं दोस्तों। एडोल्फ हिटलर ने ना सिर्फ जर्मनी पर हुक्मरानी की बल्कि वो सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह भी बना। हिटलर की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद ये था कि वो पूरी दुनिया से यहूदियों को ख़त्म कर सके और इसी के लिए उसने ऐसे ऐसे इक़दाम उठाए कि जिसको सुनकर और जिसको देखकर पूरी दुनिया हिल गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हिटलर को यहूदियों से इतनी नफ़रत क्यों थी। वो क्यों पूरी दुनिया से यहूदियों को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना चाहता था। तो आइए दोस्तों, इन्हीं सवालात के जवाबात के लिए पहले थोड़ा सा तारीखी जायज़ा लेते हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे का नाम साम था और उन्हीं के औलाद से अरब पैदा हुए और साम की औलाद को सामियुन नस्ल कहा जाता था और इसके लिए यूरोप में एक टर्म इस्तेमाल होती थी सेमेटिक। उनको सेमेटिक कहा जाता था जो साम की औलाद से थे, यानी अरब और उसके साथ और जो लोग सामियुन नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे उन्हें सेमेटिक कहा जाता था। और ख़ास तौर पे ये लफ्ज़ यहूदियों के लिए इस्तेमाल होने लगा जब 19वीं सदी की शुरुआत में यहूदियों के ख़िलाफ़ नफ़रत अरूज पर थी। तो एक जर्मन जर्नलिस्ट फ्रेडरिक एडोल्फ ने एक टर्म ईजाद की जिस टर्म को एंटी सेमिटिज़म कहा जाता था, यानी अगर कोई भी यहूद मुखालिफ होता था तो उसे एंटी सेमिटिक कहा जाता था। बतौर एक नौजवान जर्मन शहरी के एडोल्फ हिटलर इस टर्म का बहुत बड़ा मुखालिफ था और इसको गलत समझता था। उसका कहना यह था कि किसी को भी उसके मज़हब की बुनियाद पर नफ़रत का निशाना नहीं बनाया जा सकता। शुरुआत के दिनों में हिटलर ने वियना में यहूदियों के ख़िलाफ़ लिखे जाने वाले अखबारात को गलत समझा, लेकिन जल्द ही हिटलर को ये एहसास हुआ कि यहूदी एक ख़ास मिशन, एक बड़े एजेंडे पर काम कर रहे हैं और इसी चीज़ की तलाश करने के लिए और इसी चीज़ को समझने के लिए हिटलर ने खुद ही इस पर तहकीक करना शुरू कर दी। हिटलर ने यहूद मुखालिफ पम्फलेट ख़रीदे और उनको पढ़ना शुरू किया, लेकिन उससे कुछ ख़ास उसको इल्म हासिल नहीं हुआ, कुछ आगाही हासिल नहीं हुई। इसी वजह से उसने सामियत दुश्मनी वाली किताबें पढ़ना शुरू कर दी। उन किताबों को पढ़ने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा जिसका जिक्र उसने अपनी किताब मेन कैंप में किया है, जो दर झेल है। नंबर 1, हिटलर लिखता है कि यहूदियों का एक खुफिया एजेंडा है कि उन्होंने पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करना है। नंबर 2, यहूदी एक मुत्तहिद कौम की तरह रहते हैं और वो अपनी नस्ल की बालादस्ती के लिए कोशिशें करते रहते हैं। नंबर 3, हिटलर लिखता है कि यहूदी आहिस्ता आहिस्ता तिजारती इजारादारी कायम कर चुके हैं। वो लोगों को सूद पर कर्जा देकर खूब पैसा कमा रहे हैं। दौलत और तिजारत में असर रसूख की वजह से हुकूमत में वजारतें और मराहत ले रहे हैं। फिर वो इन मराहत के ज़रिए और गैर कानूनी सहूलियात के ज़रिए आम लोगों का इस्तेहसाल कर रहे हैं। हिटलर लिखता है कि यहूदी मकामी ज़मीनें ख़रीद कर किसानों का भी इस्तेहसाल कर रहे हैं। हिटलर ने तो यहाँ तक भी लिखा है कि बहुत सारे यहूदियों ने जानबूझकर ईसाईयत कबूल की ताकि वो मज़ीद हकूक़ हासिल कर सकें। हिटलर के मुताबिक यहूदी एक मज़हब नहीं बल्कि एक नस्ल है जो हमेशा अपनी नस्ल को बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। हिटलर लिखता है कि जदीद माशी तरक्की के दौर में, यानी सनतकारी के दौर में भी यहूदियों ने स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए से कौमी मंसूबों पर कब्ज़ा कर लिया है। उनके ख्याल में फ्री मैसन जैसी तहरीकों को भी यहूदी कंट्रोल कर रहे थे और ये तहरीकें इनके हाथों की हथियार बन चुकी थी। इस तहरीक के ज़रिए से अशराफिया को इस तरीके से जाल में फंसाया गया था कि उनको खुद भी समझ नहीं आई कि उनके साथ हुआ क्या है। हिटलर लिखता है कि यहूदियों ने अपनी दौलत से पहले प्रेस को ख़रीदा और उसके बाद राह आमा को अपने हक में मनवाया और इसी प्रेस की मदद से यहूदियों ने तरक्की, आज़ादी और रोशन ख्याली का प्रचार शुरू कर दिया। ये वो दरझेल इल्ज़ामात थे जो हिटलर ने अपनी किताब मेन कैंप में दर्ज किए। वो 1933 में जब पहली बार चांसलर बना तो उसने मार्क्सिज्म और यहूदियों के ख़िलाफ़ सख्त तरीन इक़दाम उठाए और इन्हीं इक़दाम के नतीजे में होलोकॉस्ट हुआ और उसकी वजह से 60 लाख यहूदी मारे गए। लेकिन हिटलर का आमराना और नस्ल परस्ती का ये फ़लसफ़ा बिल्कुल गलत साबित हुआ।
ہٹلر حراستی کیمپوں میں معصوم بچوں، عورتوں اور لوگوں کو زندہ جلا رہا تھا، لیکن نوجوانوں نے اس بات پر یقین نہ کیا۔ تب انہیں ان کیمپوں کا وزٹ بھی کرایا گیا اور ان کو بہت ساری ویڈیوز بھی دکھائی گئی جس میں یہودیوں کو زندہ جلا رہے تھے، ان کو مار رہے تھے، ان کا قتل عام ہو رہا تھا۔ اس کے بعد ان تمام ویڈیوز کو پورے جرمنی کا پوری دنیا میں تقسیم بھی کیا گیا۔ لیکن اتنے بڑے قتل عام کے بعد کوئی تصور بھی کر سکتا ہے کہ ہٹلر کا تعلق یہودی خاندان کے ساتھ تھا؟ لیکن تاریخ کچھ یوں بتاتی ہے کہ ہٹلر کی دادی شادی سے پہلے لوگوں کے گھر کام کیا کرتی تھی۔ ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی کہ ان کا ایک بچہ ہو گیا جو ہٹلر کا والد ایڈولف ہٹلر تھا، جس کی وجہ سے ہٹلر بھی اپنے باپ سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا، اور جس کمیونٹی میں جرمنی میں اس کی فیملی اور اس کا آبا و اجداد رہتے تھے کہ ہٹلر کے والد ایڈولف ہٹلر اور ان کی دادی ماریا جس کمیونٹی میں رہتے تھے، اور شادی سے پہلے ہٹلر کی دادی لوگوں کے گھر کام کیا کرتی تھی، تب اسے ایک بچہ پیدا ہوا جو ہٹلر کا والد تھا۔ اسی وجہ سے اسے کسی نہ کسی طریقے سے گریڈزا کمیونٹی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، جو ایک یہودی کمیونٹی تھی اور وہ بھی جرمنی میں ہی رہتے تھے۔ اور یہ وہ الزامات تھے جو ہٹلر کے مخالفین نے اس کی اپنی زندگی میں ہی لگائے، اور اس کے بعد آج بھی رشیا یہی بات کرتا ہے کہ ہٹلر کا جو خاندانی پس منظر ہے گریڈزا کمیونٹی یہودی کمیونٹی سے جا کر ملتا ہے۔ آپ کو یہ تمام حقائق سن کر کیسا لگا اور آپ کس نتیجے پر پہنچے ہیں، کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل طاہر خان کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔